In this video, I'm solving the paper 2 of J1's 2019. You can download the question paper from the description link. Solve these questions first of all by your own, then see the solutions. JEE Advanced 2019 paper 2, question number 1. One or more than one option correct. Is the cyanide process of gold extraction involves leaching out gold from its ore with cyanide in the presence of Q in water to form R. Subsequently, R is treated with T to obtain gold and Z. Choose the correct option. Cyanide process of extraction of gold जो ऑरिफेरस रॉक होती है, ऑरिफेरस रॉक को सोडियम साइनाइड के एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. The air present, the oxygen present in this air oxidizes gold into its +1 oxidation state and Na AuCN twice is obtained. तो यह ऑक्सीजन गोल्ड को ऑक्सीडाइज करती है एंड NaOH में रिड्यूस हो जाती है. ऑक्सीजन 0 से -2 पे रिड्यूस होती है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है. दिस Na AuCN whole twice is then treated with zinc. जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है गोल्ड से तो ये खुद कॉम्प्लेक्स बना लेता है और गोल्ड को फ्री कर देता है. तो इस तरह से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है साइनाइड प्रोसेस में. तो द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स लीचिंग आउट ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर इन द प्रेजेंस ऑफ Q. तो ये Q ऑक्सीजन होगी जो कि एयर से मिली होगी. इन वाटर टू फॉर्म R. R ये कॉम्प्लेक्स है. R इज ट्रीटेड विद T. T ये जिंक है. तो एंड गोल्ड एंड Z. Z ये कॉम्प्लेक्स है. तो ऑप्शन ए Q इज O2 करेक्ट है. T इज जिंक ये भी करेक्ट है. तो A B ऑप्शन करेक्ट है. फिर सी ऑप्शन में Z. ZnCN4 2 नेगेटिव है. ये ZnCN4 2 नेगेटिव रहेगा. सोडियम आयन आयनिक वैलेंसी के कारण मीडियम में जाएगा तो ये आयन रहेगा इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट है. डी R इज AuCN4 1 नेगेटिव. गोल्ड +1 स्टेट पर जाता है तो AuCN4 1 नेगेटिव में गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहना चाहिए था तो ये कौन बनता है इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 गोल्ड की साइनाइड प्रोसेस के लिए था. Question number 2. With reference to aqua regia, choose the correct option. 3 part concentrated HCl and 1 part concentrated HNO3 is aqua regia. So aqua regia is prepared by mixing concentrated HCl and concentrated HNO3 in 3:1 volume by volume ratio. Option correct. Reaction of gold with aqua regia produces an anion having gold in +3 oxidation state. aqua regia बेहद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. NO3 plus HCl gives NO plus Cl. तो aqua regia बेहद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस नेट क्लोरीन. ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकती है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वा रिजिया प्रोड्यूसेस एन एनायन हैविंग गोल्ड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये एक एनायन बनेगा AuCl4 1- आयन बन जाएगा क्योंकि HCl मीडियम में है तो इस टाइप का और गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट है. रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वा रिजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन द एब्सेंस ऑफ एयर. इस रिएक्शन में ये NO बनेगी अगर इन रिएक्शंस को ऐड कर दें तो. अगर इन रिएक्शंस को ऐड कर दें तो हमें HNO3 + Au+
4HCl gives 2H2O plus AuCl4 1 minus ion plus NO, ये NO बनेगी प्लस H प्लस आयन, और ये NO अगर एयर प्रेजेंट होती तो H2 बनाती, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये NO ही रहेगी, इसलिए सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. द येलो कलर ऑफ एक्वेरिजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2. ये जो NO प्लस 3Cl होता है इसको NOCl प्लस Cl2 भी लिख सकते हैं. ये ग्रीनिश येलो कलर गैस है, तो येलो कलर होगा एक्वेरिजिया में हल्का सा, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. Question number 3. Consider the following reactions. Zinc plus hot concentrated sulfuric acid gives G plus R plus X. Zinc plus concentrated NaOH gives T plus Q. G plus H2S plus NH4OH gives Z, a precipitate, plus X plus Y. तो इन रिएक्शंस को पहले हम लिख लें. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा और ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बनाएगा. अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते तो जिंक H2 गैस रिलीज करता, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है इसलिए SO2 रिलीज होगी, तो इसलिए यहां पर ये G इसको कह सकते हैं और R और X इन दोनों में से कोई है. बाद में फिक्स करेंगे कि ये कौन है. जिंक की रिएक्शन NaOH से कॉन्सेंट्रेटेड Na2 ZnO2 बनता है. सोडियम जिंकेट, तो T सोडियम जिंकेट है और Q हाइड्रोजन गैस है. G ये जो जिंक सल्फेट था ये H2S से रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में, देन जिंक सल्फाइड बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट देता डर्टी व्हाइट कलर का, प्लस यहां पर अमोनियम सल्फेट बन जाएगा. तो अमोनियम सल्फेट प्लस H2, तो ये X बना है, X यहां भी बना था, तो दिस X कैन बी, तो ये SO2R हो जाएगी. तो यहां से ऑप्शंस चेक कर सकते हैं अब हम. Z इज डर्टी व्हाइट इन कलर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Z ये डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट है. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन T इज +1. यहाँ पर जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. R इज अ वी शेप मॉलिक्यूल. R ये SO2 है, SO2 का स्टर वी शेप होता है, तो R इज अ वी शेप मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी करेक्ट है. द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इज 1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट. Q हाइड्रोजन गैस है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखें तो बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0 आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ 2 माइनस 0 1 आता है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट है. Question number 4. The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट psi of helium 1 plus ion whose energy, azimuthal quantum number and magnetic quantum number are -3.4
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, L इक्वल टू 2 एंड M इक्वल टू 0 है, तो ये पर है। एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। हाइड्रोजनिक आयंस के लिए हीलियम 1+ आयन एक हाइड्रोजनिक आयन है, तो इसकी टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। उसको इक्वेट करेंगे, Z हीलियम के लिए 2 रहेगा, तो एन स्क्वायर, तो यहां से एन क्यू निकालेंगे, ये 4 आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, फोर्थ एक्साइट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है। एल की वैल्यू 2 है, मतलब डी सब ऑर्बिट है। एम की वैल्यू 0 है, मतलब ये डी जेड स्क्वायर है, मतलब ये 4 डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। एन एल एम तीनों है। 4 डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए जेड एक्सिस पर ओब रहती है, एक्स वाई प्लेन में एक रिंग होती है, एक कोनिकल नोड एंगुलर नोड यहां रहती है, एक कोनिकल एंगुलर नोड इधर रहती है। तो ऑप्शन ए, इट इज अ 4D स्टेट, करेक्ट है। इट हैज 2 एंगुलर नोड्स, ये 2 कोनिकल एंगुलर नोड्स हैं, तो बी करेक्ट है। नंबर एंगुलर नोड एल की वैल्यू के बराबर आता है, तो यहाँ पर एंगुलर नोड्स 2 हैं। इट हैज 3 रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1 होती है, तो 4 - 2 - 1 दैट कम्स टू बी 1 ओनली, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e, न्यूक्लियर चार्ज लेस देन 2e है, ये He1+ आयन है, तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस में 2e पॉजिटिव चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बराबर होगा। ये फोर्थ स्टेट में है, लेकिन चूंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये 2e चार्ज ही एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ शील्डिंग नहीं होगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following reaction products in which of the following reaction products propane is a major product? A CH3 CH2 CH2COONA। अब इसका सोडा लाइम डीकार्बो ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये CO2 निकल जाएगी और यहां पर एक H लग जाता है, इसलिए इस रिएक्शन में प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन CH3 CH2 CH2 COONA, अगर एक्वस मीडियम में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो दिस इज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, और कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में 2 CO2 एनोड पर निकलती है, मीडियम में NaOH बन जाएगा, लेकिन कैथोड पर 2 R ग्रुप आपस में ऐड होते हैं, तो दरअसल यहां पर NOR हेक्सेन बन जाएगी। कैथोड पर H2 निकलेगी, एनोड पर ये रहेगा, और यहां पर ऐसे 2 रिंग पोर्शन आपस में जुड़ जाएंगे, आर आर प्रकार की एल्केन बनती है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में, तो बी ऑप्शन में प्रोपेन नहीं बनेगी। जिंक CH3 CH2 CH2Cl, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और ये H यहां पर इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट दे देगा, तो इसमें प्रोपेन बनेगी। डी ऑप्शन। जिंक के साथ में अगर एक विसिनल डाइब्रोमाइड को हीट करें तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देकर एल्कीन बनाती है, इसलिए यहां प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5,
Question number 6. Choose the correct options that gives an aromatic compound as a major product. CH3C Br, CH2 Br, एल्कोहलिक KOH पहले इसको एल्कीन बना देगा, एल्कोहलिक KOH यहां से H यहां से Br गया तो एक एल्कीन बनेगी, लेकिन फिर NaNH2 और हीट करने से यहां से सेकंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी होकर एल्काइन बन जाएगी। पहला डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कोहलिक KOH कर सकता है, लेकिन दूसरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ज्यादा स्ट्रेस अमाइड आयन से करना पड़ेगा, क्योंकि विनाइलिक एच पुल करना था, इससे एल्काइन बन गई। ये एल्काइन एल्काइंस की प्रॉपर्टी रहती है लोअर एल्काइंस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ में लेते हैं, तो ये बॉन्ड इधर टूट के यहाँ, ये इधर टूट कर यहाँ और ये इधर टूट कर यहाँ, ये 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन मेसिटिलीन बना देगा। तो इस रिएक्शन में फाइनली एक एरोमेटिक कंपाउंड रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन करेक्ट है, बी चेक करेंगे। दिस साइक्लोपेंटाइन अपॉन हीटिंग विथ NaOCH3 स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक एच निकाल लेगा और ये एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल N बनाएगा। ये एक आयनिक कंपाउंड है, स्टेबल रहेगा, साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन होने के कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो बी वाली रिएक्शन में भी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। NaOC2 के साथ इसको हीट करेंगे, बेस अगर ये एसिडिक एच ले गया और इलिमिनेशन रिएक्शन हो गई तो यहाँ एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और डी ऑप्शन, बेंजीन पर अगर अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन देने के बजाय एडिशन रिएक्शन देता है और 131 बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। तो दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन और बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, तो इस रिएक्शन में एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो 6th क्वेश्चन का आंसर केवल ए और बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7th, choose the correct option for the following sequence of reactions. Hg2+ आयन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसको ट्रीट किया है पहले, तो यहां पर एक साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन पहले बनेगा, यहां पर इस प्रकार का एक साइक्लिक मर्क्यूरिनियम बनेगा, जिसको वाटर मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पर, या हम कहें कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वाले कार्बन पे ब्रेक करता है मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। फाइनली जब एक OH यहां लग जाएगा
तो HAG यहाँ लगेगा, बाद में सल्फ्यूरिट से यहाँ H आ जाएगा। ये एक इनॉल है, ये अपने कीटो फॉर्म में बदल जाएगा। देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी दिस कीटोन। तो पहले ही आएगा, फिर इसको सिल्वर नाइट्रेट NH4OH से ट्रीट किया टॉलेंस रिएजेंट, तो अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, कीटोनिक ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये बनेगा। फिर जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से इसको रिड्यूस कर देंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो फाइन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये रहेगा। फिर इसको SOCl2 pyridine से रिएक्शन कराएंगे, तो SOCl2 pyridine COOH ग्रुप के इस OH को तो Cl बना देगा। तो SOCl2 pyridine से ये रिएक्शन हो जाएगी। फिर इसको AlCl3 से ट्रीट कराया, तो इंट्रामोलिकुलर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन होगी। ये यहां से जाएगा, एसाइलियमाइन बनेगा और यहीं पर अटैक कर देगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एक 6 मेंबर्ड साइक्लिंग बनेगी। ये 1 कार्बन, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड ओ रहेगा। फिर जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से इसको रिड्यूस कर देंगे, तो कंपाउंड S ये होगा, कंपाउंड R ये होगा, कंपाउंड Q SOCl2 pyridine के पहले वाला है, तो कंपाउंड Q ये रहेगा। तो QRS एज अ मेजर प्रोडक्ट, ऑप्शन ए में Q को ये दिया हुआ है, ये OCH3 ग्रुप यहां लगा रहेगा। तो कंपाउंड Q ये दिया है ए ऑप्शन में, और कंपाउंड S ये दिया हुआ है, Q ये दिया है, Q यहां पर OH नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन ठीक नहीं है। कंपाउंड S में डबल बॉन्ड दिया है जो कि नहीं है वहां पर, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में R इसको कहा है, और S इसको कहा है, तो S करेक्ट है। लेकिन R ये R कम ये था जिसमें ये डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, डबल बॉन्ड यहां नहीं था, तो R गलत हो गया यहां पर। फिर ऑप्शन सी में ऑप्शन सी
ऑप्शन सी में इसे क्यू कहा गया है और इसे आर कहा गया है। क्यू कंपाउंड यही है और आर कंपाउंड वही है जो वहां लिखा है, तो ऑप्शन सी सही। फिर ऑप्शन डी में आर कंपाउंड यही इंडिकेट किया गया है और एस को ये बोला गया है, जो कि ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इस क्वेश्चन में आंसर सी और डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नेचुरल रबर इज अ पॉलीआइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस एल्कीन। नेचुरल ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है। नेचुरल रबर ऑल सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है। इसलिए ऑप्शन ए गलत है क्योंकि उसमें ट्रांस एल्कीन यूनिट बोली गई है। नाइलॉन 6 हैज अमाइड लिंकेज। नाइलॉन 6 एक पॉलीअमाइड पॉलीमर है। प्रोलेक्टम इसका मोनोमर है। इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो COOH CH2 NH2 ये यूनिट्स मिलती हैं। ऐसी यूनिट्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों हैं। तो जब अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंडेंस होते हैं तो इसके कारण एक पॉलीअमाइड पॉलीमर जनरेट होता है। तो ये एक अमाइड लिंक रखता है। तो ये एक अमाइड लिंक है। तो नाइलॉन 6 हैज अमाइड लिंकेजेस। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2 in the presence of persulfate catalyst at high pressure. The statement is correct. टेट्राफ्लोरोइथीन को जब परसल्फेट कैटलिस्ट के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमर मिलता है PTFE, दैट इज टेफ्लॉन। तो ऑप्शन सी सही है। डी ऑप्शन, सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स दैट आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है मगर बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अगर के पास बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है तो एनुमेरिक कार्बन पर OH ऊपर रहेगा। तो ऐसी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स लेकिन ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे OH नीचे ही रहता है। तो ग्लूकोज की जब बीटा डी ग्लूकोज यूनिट कंडेंस होती है तो ये β14 ग्लाइकोसिडिक लिंक बनाती है। तो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है सेलुलोज, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। सेट 2 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन 9, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम
in the oxidation of 1 mole of rhombic sulfur by concentrated nitric acid to a compound with the highest oxidation state of sulfur. अगर रोम्बिक सल्फर को नाइट्रिक एसिड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर दो, सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड में जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करें, एक सल्फर 0 से +6 पे जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 8 है तो 48 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 48 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है, तो इसके एक के लिए ये 48 रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक HNO3 एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो वी कैन राइट द रिएक्शन एसिड प्लस 48 HNO3 will give you H2, so 4 plus 48 नाइट्रोजन, 48 नाइट्रेट आयन NO2 में बदलेंगे तो ये 48 होगा, और 48 हाइड्रोजन में से 16 हाइड्रोजन इसके पास में है, तो 32 हाइड्रोजन 16 वाटर में रहेगी। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 1 मोल सल्फर 16 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड in the oxidation of 1 mole of rhombic sulfur by concentrated nitric acid to give the highest oxidation state of sulfur। तो 1 मोल सल्फर से 16 मोल वाटर बनता है, तो मास ऑफ वाटर विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम बनेगा, दैट इज 288 ग्राम। तो पहले रिएक्शन को आपको बैलेंस करना था, देन व्हाट अमाउंट इससे आ जाता। Question number 10. The total number of cis N and Cl bonds angles, that is MnN and MnCl bonds in cis position present in the molecule of cis। आपके पास Mn En whole twice Cl2 एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें टोटल MnN और MnCl सिस कंडीशन पर कितने हैं। तो अगर हम सिस आइसोमर इसका बनाए तो एक ऑक्टाहेड्रा में मैग्नीज ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 है। इथिलीन डायमीन लिगेंड चूंकि 90 डिग्री पे ही लग सकती है, तो इसलिए NH2 CH2 CH2 NH2 एक यहां लगाएंगे, और चूंकि हमको इसको सिस रखना है, दोनों Cl सिस रखना है, तो दोनों Cl यहां रहेंगे, ये सिस कंडीशन पर है। NH2 CH2 CH2 NH2 ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें Mn N Cl बॉन्ड, ये एक बॉन्ड 90 डिग्री पर है, फिर ये एक बॉन्ड 90 डिग्री पर है, दो, और ये एक बॉन्ड 90 डिग्री पर है। पहले इस वाली लिगेंड का इन दोनों Cl के साथ देख लिया, तो एक N इसके साथ 90 पर है, ये N इसके साथ 90 पर है, ये N इसके साथ 90 पर है, मगर ये N साथ 180 पर है, तो इसलिए 3 बॉन्ड 90 पर आ गए। ऐसा ही नीचे वाले को देखेंगे, तो ये N इसके साथ 90, ये N इसके साथ 90 पर है, और ये N इसके साथ 180 पर है, मगर इसके साथ 90 पर नीचे भी आपको 3 बॉन्ड मिले, तो टोटल 6 ऐसे बॉन्ड हैं जिनमें MnN MnCl बॉन्ड 90 डिग्री कंडीशन पर है। तो आंसर होगा इसका 6। अगर इस मॉलिक्यूल में इथिलीन डायमीन लिगेंड को अगर हम ऐसे लगा देते तो ये ट्रांस कंपाउंड बनता, क्योंकि इसमें ये एंगल 180 डिग्री है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। में सिस मॉलिक्यूल पूछा है,
क्वेश्चन नंबर 11, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2 is started in a closed cylinder under isothermal isobaric condition at an initial pressure of 1 atm. After y into 10 to the power 3 seconds, after y into 10 to the power 3 seconds, the pressure inside the cylinder was found to be 1.45 atm. The pressure was 1.45 atm. If the rate constant of the reaction is 5 into 10 to the power minus 4%, assuming ideal behavior, the value of y is, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k 5 into 10 to the power minus 4 पर सेकंड दे रखा है, तो इस y की वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका इनिशियल प्रेशर 1 atm था तो इसका प्रेशर 0 रहा होगा। सपोज इसका px प्रेशर खर्च हो गया एट टाइम t। अच्छा, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखे हैं, देन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है, तो जिस रेशो में मोल चेंज होंगे उसी रेशो में प्रेशर चेंज होगा। P प्रोपोर्शनल टू n है एट कांस्टेंट टीवी। तो इसका अगर px पार्शियल प्रेशर खर्च होता है तो इसका पार्शियल प्रेशर 1 माइनस px बचेगा, तो इसका px क्रिएट होगा, इसका px बाय 2 क्रिएट। तो टोटल प्रेशर विल बी 1 माइनस px प्लस px बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस px बाय 2 है। टोटल प्रेशर 1.45 दिया हुआ है, तो यहां से px की वैल्यू निकालेंगे, दैट कम्स टू बी 0.9 atm। तो एट दिस टाइम 0.9 atm प्रेशर इसका खर्च हो चुका है, तो इसका 0.1 atm प्रेशर बचा होगा। अच्छा, चूंकि P प्रोपोर्शनल टू n है, तो जब हम इसका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 2.33 अपॉन t log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। लेकिन P प्रोपोर्शनल टू चूंकि n है, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन का रेशो पार्शियल प्रेशर का रेशो रख सकते हैं, तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। बट ये जो k दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस रिएक्शन का अगर हम k देखें तो ये दिया हुआ है, मगर यहां पर हमें k डैश रखना होगा, दैट k डैश विल बी इक्वल्स टू 2 इनटू दिस वन। अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है, जिसका लगता है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, तो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज कर रहे हैं, मगर इसमें k डैश क्यों रखेंगे, k क्यों नहीं रख सकते? दरअसल किसी रिएक्शन का जो k होता है वो यूनिट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए दिया रहता है। मतलब इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन अगर हम तो वो आता रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1। अच्छा, रेट क्या है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का रेट है हाफ N2O4 बाई dt। तो ये जो k है वो ये दिया हुआ है, लेकिन हम इंटीग्रेट dN2O4 बाई dt को करके ये इक्वेशन लाते हैं dN2O5 बाई dt, जिसमें से ये 2 इधर मल्टीप्लाई करके एक नया k लाना पड़ता है, क्योंकि ये इक्वेशन इसको इंटीग्रेट करके नहीं आती है, इसको इंटीग्रेट करके आती है, और इस इक्वेशन का कांस्टेंट k है, तो आपको इसका कांस्टेंट 2k मतलब k डैश लेना होगा। तो बाय सॉल्विंग y into 10 to the power 3 will be equals to 2.303 अपॉन k डैश जो कि 2k है, तो 10 into 10 to the power minus 4 log of 10। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी
2.30, इसको सॉल्व करेंगे y की वैल्यू 2.30 आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in an aqueous urea solution containing 900 gram of water is 0.05. If the density of the solution is 1.2 gram per centimeter cube, the molarity of the urea solution is, यूरिया सॉल्यूशन की मोलारिटी पूछिए। 900 ग्राम ऑफ वाटर में यूरिया डिजॉल्व था। The mole fraction of urea in aqueous urea solution containing 900 gram of water is 0.05. If the density of solution is 1.2 gram per centimeter cube, the molarity of solution is, molar mass of urea 60 ग्राम पर मोल और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। तो सपोज बी यूरिया है, जनरली किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट को ए और सॉल्यूट को बी मान लेते हैं, तो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है। लेट द वेट ऑफ यूरिया टेकन इज डब्ल्यू ग्राम, डब्ल्यू बी ग्राम। सपोज डब्ल्यू बी यूरिया का वेट है तो 0.05, या पहले इसी को सिंप्लीफाई कर ले, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है, 1 अपॉन 0.05 एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी कर लेते, तो 1 अपॉन 0.05 विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी प्लस 1, तो 1 अपॉन 0.05 माइनस 1 विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, दैट इज वेट ऑफ वाटर। एन ए अपॉन एन बी को लिख सकते हैं 2a अपॉन एम ए इंटू एम बी डब्ल्यू बी। इसको लिख लेते हैं डब्ल्यू अपॉन एम ए, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अपॉन में था डब्ल्यू बी, उसके अपॉन में था एम बी। तो 0.05 माइनस 1 इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर 918 मल्टीप्लाइड बाय 60 वेट ऑफ यूरिया। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से वेट ऑफ यूरिया आ जाएगा। जब वेट ऑफ यूरिया आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं, वेट ऑफ यूरिया आ गया तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 900 प्लस डब्ल्यू बी। वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 900 प्लस डब्ल्यू बी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मास सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डब्ल्यू बी अपॉन 60 है, डब्ल्यू बी यहां से निकालना था बस, तो एम बी आपके पास में है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी आएगी, दैट कम्स टू बी 2.98 मोल्स पर लीटर। तो मोल फ्रैक्शन को सॉल्व करके उससे मास ऑफ यूरिया कितना डाला गया है वो निकाल लेना था। क्वेश्चन नंबर 13, the total number of hydroxyl group present in the molecule of the major product।
H2 PDBaSO4 लिंडार कैटलिस्ट है ये, जो कि एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है मगर एल्काइन को रिड्यूस करके सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देता है। तो ये प्रोडक्ट पहले बनेगा। फिर डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट एट लो टेम्परेचर अगर लेंगे एक्सेस में तो वो यहां पर सिन हाइड्रो ऑक्सीडेशन कर देगा। सिन हाइड्रो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण इस पर OH ग्रुप सेम साइड पर OH लगेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ मेजर प्रोडक्ट P इज 6। 6 OH ग्रुप लगेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, the total number of isomers considering both structural and stereoisomers of cyclic ethers with molecular formula C4H8O इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4+1 -8/2 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है। ये साइक्लिक ईथर, तो C4H8O की साइक्लिक ईथर एक तो ये वाली होगी जिसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये एक ही मॉलिक्यूल होगा। दूसरा एक ये मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, जिसके कारण इसको हम R और S दो कॉन्फ़िगरेशन इसके रहेंगे सिंबल्ड। एक ये हो सकता था 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, एक ये हो सकती है जिसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से जाएगा, इसलिए ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, इसलिए इसको एक ही काउंट करेंगे। फिर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, एक ये रहेगी जिसमें एक भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, ये एक काउंट होगा। फिर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, एक ये काउंट होगी जिसमें दोनों CH3 सेम साइड पर रहने से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मीजो प्रोडक्ट का। लेकिन इसमें एक प्रोडक्ट ये बनेगा जिसमें ये दो प्रोडक्ट रहेंगे, इसको हम ऐसे लिख लें और इस वाली को ऐसे लिख देते। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण मीजो और ये दो एसिमेट्रिक कार्बन है मगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दो प्रोडक्ट ये रहेंगे। और एक मॉलिक्यूल ये हो सकता था, दो CH3 ग्रुप है, तो एक ये हो सकता था कि ये CH2CH3 इथाइल ग्रुप रखता और यहाँ एक एसिमेट्रिक कार्बन होता, तो अगेन ये दो कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। तो 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, इस फार्मूला को बिलोंग करेंगे और साइक्लिक ईथर होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 10। सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट 1 रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। लिस्ट 2 में दे रखा है प्रोपोर्शनल टू n की पावर -2, Q में दे रखा है प्रोपोर्शनल n की पावर -1, R दे रखा है प्रोपोर्शनल n की पावर 0, S दे रखा है प्रोपोर्शनल n की पावर 1, T दे रखा है प्रोपोर्शनल n की पावर 2 और U दे रखा है प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/2। रेडियस ऑफ nth
सेकंड में दे रखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. Question number 15 related to this list 1 and 2. Question number 15. Which of the following option has the correct combination considering list 1 and list 2? ऑप्शन ए को चेक करते हैं, या पहले इनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूले देख लें. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है 0.29 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के. फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन NH अपॉन 2 पाई होता है, H अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट, तो MVR प्रोपोर्शनल होता है N के पावर 1 के. काइनेटिक एनर्जी माइनस के माइनस हाफ, काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है, और आर को हम लिख सकते थे 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. सब कांस्टेंट हट जाएंगे. काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एन की पावर -2 आएगी. पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड यहां भी लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोपोर्शनल टू एन की पावर -2 आएगी. अब हम सारे ऑप्शन देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट दे रखा है कि 1 मैच करेगा पी से, 1 मैच करेगा पी से रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n की पावर -2. गलत आ रहा है क्योंकि वो n की पावर +2 के प्रोपोर्शनल है. बी 1 मैच करेगा टी से, 1 मैच कर जाएगा टी से रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो बी सही है. सी सेकंड मैच करेगा क्यू से, सेकंड एंगुलर मोमेंटम क्यू से मैच करेगा, एंगुलर मोमेंटम एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 1 पे, तो सी गलत है. और डी सेकंड मैच करेगा आर से, एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करेगा बोलता है ये, जो कि गलत है. तो ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट. वैसे भी ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन था. 16 थर्ड मैच करेगा पी से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट n की पावर -2 के प्रोपोर्शनल आई थी, तो ये 16th का ए करेक्ट है. बी सी डी तीनों चेक कर लेते हैं. थर्ड का एस, थर्ड काइनेटिक एनर्जी n की पावर -1 के प्रोपोर्शनल, गलत है. फोर्थ का क्यू, फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी n की पावर -1 के बजाय -2 के प्रोपोर्शनल रहती है, इसलिए गलत है. फिफ्थ का यू, फोर्थ का यू, फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी n के पावर हाफ पे डिपेंड नहीं करती है, तो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18. लिस्ट 1 में रिएक्शन दी है, उनके प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करना है. तो पहले हम 1 वाले सारे रिएक्शंस प्रोडक्ट बना लें. डाई BaLH, डाई आइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है लेकिन थोड़ा वीक, इसलिए ये साइनाइड को कंप्लीट COH ग्रुप में, कंप्लीट CH2OH ग्रुप में रिड्यूस करने के बजाय ये साइनाइड को अल्डिहाइडिक ग्रुप तक रिड्यूस करेगा, और हेंस CH2 CHO, और तब तक ये जो साइक्लिक कीटल बनी है ये रिएक्ट नहीं करेगी. फिर डाइल्यूट HCl से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगी, तो डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइज होने से ये बनेगा NaBH4, इन दोनों को रिड्यूस करेगा
और NaBH4 इन दोनों को जब रिड्यूस करेगा सो ये प्रोडक्ट रहेगा। और आवाज आ रही है गाने की? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करेंगे ये प्रोटोनेट होके जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करके ये वाली एक ईथर बना देगा। पहले ये कार्बोकेटायन बनेगा जो कि ऑक्सीजन के इस लोन पेयर से अटैक आएगा। तो ये बनेगा। तो लिस्ट 1 में हम देख लेते प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं। P CHO COOH यहां कहीं नहीं बना। फिर Q CH2 CH2OH CH2OH ये Q बना है। और R R ये प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन में R भी बना है। S CH2 CH2OH ये COH नहीं बना है, यहां पर कहीं COH ग्रुप ही नहीं है और ईस्टर ग्रुप भी नहीं है। तो लिस्ट 1 की जो रिएक्शन है उससे हम Q और R बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिस्ट 1 की फर्स्ट रिएक्शन से रिलेटेड दो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 में ए दिया रखा है कि लिस्ट 1 में Q T और U बनेंगे, Q बनेगा लेकिन TU नहीं बनेंगे। और जो डी ऑप्शन दे रखा है उसमें बोल रखा है कि 1 वाली रिएक्शन से SQR बनेगा। तो QR तो बनेगा लेकिन S नहीं बनेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ए डी ऑप्शन गलत है। अभी हम केवल फर्स्ट रिएक्शन को चेक कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में फर्स्ट रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन नंबर 17 में लिस्ट 1 की बातें पता लग गई। तो हम यहां लिख लेते हैं कि फर्स्ट वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो QR बन रहे हैं। अब सेकंड वाली रिएक्शन को देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन एल्कीन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। पहले इसका ओजोनोलिसिस कराया, जब इसका ओजोनोलिसिस आएंगे ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया है तो CH2 CHO प्लस HCHO मिलेगा और ये COOH है। फिर इस पर NaBH4 से रिएक्शन का NaBH4 इसको रिड्यूस कर देगा, इसको भी कर देगा। NaBH4 COH ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है, बस इसको करेगा। फिर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनका स्ट्रीफिकेशन करा देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन दे देंगे। तो ये ईस्टर बनेगी। तो रिएक्शन सेकंड में प्रोडक्ट P कहीं नहीं बना है, प्रोडक्ट Q कहीं नहीं बना है, प्रोडक्ट P CH2 CHO COH ये प्रोडक्ट P है, बन रहा है। Q नहीं बन रहा है, R नहीं बन रहा है, S CH2 CH2 OH COH ये S बना है, दोनों ग्रुप COH नहीं हो सकते। U बन रहा है लेकिन, तो सेकंड वाली में TSU बन रहा है।
रिएक्शन 3, थर्ड रिएक्शन जो है इसमें KCN से इसकी रिएक्शन कराई। इसकी रिएक्शन KCN से कराने पर साइनाइड ग्रुप यहां रहेगा। इसको हाइड्रोलाइज कराया एसिडिक मीडियम में, हीट भी किया है, तो ये हाइड्रोलाइज होगा, ईस्टर पार्ट भी हाइड्रोलाइज होगा और ये बनेगा। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिड्यूस कराया है। LiAlH4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो LiAlH4 से रिड्यूस कराने पर ये दोनों ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे। कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ये दोनों एल्कोहल है, इनसे ईथर बन जाएगी। तो थर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो P नहीं बना है कहीं पर, Q ये बन रहा है, ये Q मॉलिक्यूल है। फिर R बन रहा है, ये S नहीं बना है, T बना है और U नहीं बना है। तो RQT थर्ड रिएक्शन से Q एंड T बन रहे हैं। फोर्थ रिएक्शन ईस्टर ग्रुप है और एक और ईस्टर ग्रुप है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को रिड्यूस कर देता है, तो वो इसको CH2OH और इसको CH2CH2OH में बदल देगा। फिर कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों अल्कोहलिक ग्रुप को डिहाइड्रेट करके ईथर बना देगा। तो दिस टाइम ये वाली ईथर बनेगी। तो कंपाउंड P नहीं बना है, Q बना है, ये Q है और ये R है। तो फोर्थ रिएक्शन से Q और R बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में A दे रखा है कि 1 से QTU बन रहा है, सेकंड से PST बन रहा है, सी ऑप्शन में सेकंड से PSU बन रहा है और डी ऑप्शन में 1 से SQ आ रहा है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकंड वाली रिएक्शन से PSU बन रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 क्या ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 में थर्ड से SR, फोर्थ से QU, थर्ड से TU, फोर्थ से QR बनना बताया गया। फोर्थ से QR बन रहा है, ये डी ऑप्शन, बाकी के मैच नहीं करेंगे। So these are the solutions for JEE Advanced 2019 paper 2.